आज जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे उसका नाम है भारतमाला प्रोजेक्ट। क्या है ये प्रोजेक्ट? बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और हम इसे अपने ही वे में कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट किसके बारे में है? ये प्रोजेक्ट है रोड, हाईवेज, ब्रिजेस। रोड बनेंगे, इसमें हाईवेज बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे। मतलब ऑल इन ऑल ये प्रोजेक्ट किस कॉन्टेक्स्ट में है? रोडवेज। तो ये क्लैरिटी हो गई हमें। दूसरी बात, भारत शब्द मने भारत में बनेगा, माला क्यों कहा गया है? भारत माला का क्या मतलब है? सबसे पहले प्रोजेक्ट की शुरुआत जो मानी गई थी, जो हुई है, वो गुजरात से। गुजरात से ये जाता है राजस्थान, राजस्थान से जाएगा पंजाब, पंजाब से जम्मू एंड कश्मीर, वहां से फिर सारे हिमालयन स्टेट्स क्रॉस करेगा ये। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से हिमाचल, उत्तराखंड, बॉर्डर स्टेट ऑफ द यूपी, बिहार, फिर ऊपर चला जाएगा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जो भी है। तो अगर आप इसको देखें तो ऐसा लगता है जैसे भारत के गले में माला डाली गई। तो इसको हम कहते हैं द गार्लैंड ऑन द इंडिया। इट इज अ भारत माला प्रोजेक्ट। तो ये इसका नामकरण है। ठीक है जी। तो 14,000 करोड़ के निवेश से ये पहला प्रोजेक्ट था इस तरह का, भारतमाला प्रोजेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या। 1998 में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जिस प्रोजेक्ट का नाम था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1998 में एनएचडीपी की शुरुआत की गई, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान रही, ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम। इसके अंदर कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए। उन प्रोजेक्ट्स में से दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे, जिसमें से पहला प्रोजेक्ट था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, और दूसरा प्रोजेक्ट था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। हरमनजीत यहां पे मैप लगाइए, इंडिया वाला, पॉलिटिकल, इंडिया पॉलिटिकल। और कैसी हो अर्शप्रीत? तो अगर हम ध्यान से देखें, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें तो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। और अगर हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करें तो गुजरात के पोरबंदर से लेकर के, ये हरे रंग का आपको दिख भी रहा होगा, गुजरात के पोरबंदर से लेकर के असम के सिलचर तक जाता है ये देखिए, ये सिलचर है, ये पोरबंदर है, और ये ग्रीन कलर का ये देखिए, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है इंडिया का। ठीक है। और जो मोटा सा जो नजर आ रहा है, ये रहा ब्लू कलर का, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि दोनों एक दूसरे को कहां पर कोइंसाइड करते हैं? आंसर इज वेरी गुड। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है पीसीएस एग्जाम में, कि दोनों कॉरिडोर एक दूसरे को कहां काटते हैं? झांसी में। ये रहा झांसी, ये जगह कभी मत भूलना, रानी झांसी। तो झांसी में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और इसी तरह से बनाने की अब मुझे जरूरत नहीं है, एक फोटो भेजूंगा, उसमें है दिल्ली मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली। ये है क्वाड्रिलेटरल, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। जब ये दोनों बनाए गए, उसके बाद इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार में बढ़ोतरी करी, बिजनेस को बहुत ही एफिशिएंट बनाया, जो ट्रांजैक्शंस की जाती थी फ्रेट की, उसको इजी किया नेशनल लेवल पर, और देश की अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके तहत बहुत बड़े पैमाने पर सड़कों का जाल बिछाने का सपना देखा गया उस समय के प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके पूरा होना है लगभग 2018 में, और अब ये खत्म होने की कगार पे है।
तो नेचुरली इंडियन गवर्नमेंट को कोई और प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था जो इसको रिप्लेस कर दे। ऑटोमेटिकली ही इस नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अभी 10,000 किलोमीटर सड़क पेंडिंग है बनने वाली, वो इस नए प्रोजेक्ट में कंज्यूम कर ली गई है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। तो 10,000 किलोमीटर सड़क नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की पेंडिंग थी अभी, जो भारतमाला में ऐड कर ली गई है। इतना समझ आया सबको? अब आगे बढ़ते हैं, सारा सिस्टम उधर से समझाता हूं मैं। भारत की अगर हम बात करें, इंडिया के पास लगभग 55 लाख किलोमीटर का सड़कों का जाल है। कितना? 55 लाख किलोमीटर। कैन यू इमेजिन? लेंथ वाइज अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, ये जो 55 लाख किलोमीटर सड़कों का जाल है, इसमें से नेशनल हाईवे का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 2% है। 55 लाख किलोमीटर में नेशनल हाईवे सिर्फ 2% है, लेकिन टोटल कितना फ्रेट सड़कों से गुजरता है, मतलब कितना माल गुजरता है सड़कों से, अगर उसको देखें तो 40% माल का बोझ जो है वो नेशनल हाईवेज पे है। तो सिर्फ और सिर्फ 2% कंट्रीब्यूशन पूरी सड़कों में, और 40% माल यहां से गुजरता है। तो ये तो एक कंजेशन की सिचुएशन हुई ना, प्रॉब्लमेटिक बात ही हुई। तो अल्टीमेटली इस चीज को अब सुधारना है, इस चीज को करेक्ट करना है। आज की डेट में अगर देखा जाए, आज भारत के पास लगभग 6 कॉरिडोर हैं, 6 कॉरिडोर, जो पहले के प्रोजेक्ट्स के थ्रू बनाए गए थे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत, प्रोग्राम के तहत। इन 6 कॉरिडोर्स को तब्दील करके भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत लगभग नए 50 कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। 6 कॉरिडोर्स को रिप्लेस करके लगभग 50 कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। आज की डेट में जो नेशनल हाईवेज हैं, लगभग 40% फ्रेट हैंडल करते हैं, इनको बढ़ा करके लगभग 80% फ्रेट पे कन्वर्ट करना है। ये 80% फ्रेट हैंडल किया करेंगे। आज की डेट में भारत के लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट्स कनेक्टेड हैं नेशनल हाईवेज के साथ। इनको बढ़ा करके 550 डिस्ट्रिक्ट की संख्या तक लेकर के आना है। टोटल 550 डिस्ट्रिक्ट्स नेशनल हाईवेज के साथ कनेक्ट किए जाएंगे। इतना डाटा क्लियर हुआ? भारत सरकार के द्वारा ये जो परियोजना चलाई गई है, नरेंद्र मोदी की अधीनता में इसकी शुरुआत हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसका देखरेख करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, MORTH, जहां पे भी लिखा होगा समझ जाना। नितिन गडकरी इसके अध्यक्ष हैं, जिनके अंदर नई और मिनिस्ट्री जोड़ दी गई थी कैबिनेट रीशफल में, जिसमें शिपिंग भी आ जाता है, रिवर डेवलपमेंट भी आ जाता है, और रिवर मैनेजमेंट भी आ जाता है, और वाटर रिसोर्सेज भी आ जाते हैं। तो ऑल इन ऑल नितिन गडकरी के अंदर ही आज की डेट में सागरमाला भी चल रहा है, भारतमाला भी चल रहा है, सेतु भारतम भी चल रहा है। मतलब न्यू इंडिया एक तरह से नितिन गडकरी के अंदर ही जन्म लेगा। ठीक है, आज कहां कहां से टॉपिक जोड़ूंगा, आपके भी दिमाग की इंद्रियां सेट हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की भव्यता क्या है अगर देखें तो, कुल मिलाकर के भारतमाला प्रोजेक्ट जो है, इसके तहत 83,677 किलोमीटर का सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। 83,677 किलोमीटर सड़कों का जाल। इसके तहत इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फेज 1 का अप्रूवल दिया गया है। इसको फेज्ड मैनर में लागू किया जाएगा। जैसे 1998 का नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम 7 फेजेज में लागू किया गया था, 7 फेजेज में, इसी तरह से ये प्रोग्राम भी फेजेज में लागू किया जाएगा। और उनको जब फेजेज में लागू करेंगे तो फर्स्ट फेज की परमिशन मिली है, और फर्स्ट फेज के दौरान 34,800 किलोमीटर का सड़कों का जाल बनाया जाएगा, और इसकी डेट है 2022। 2022 तक पूरी तरह से टाइम बाउंड मैनर में सड़कें बिछा दी जाएंगी। इस समय गवर्नमेंट के द्वारा डेली बेसिस पर 18 किलोमीटर पर डे सड़क बिछाई जा रही है, जिसको सरकार तेज करके 30 किलोमीटर पर डे पे कन्वर्ट करेगी, और ये टारगेट अचीव किया जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट की कुल लागत जब पूरी तरह से कंप्लीट होगा तो प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 9 लाख करोड़ रुपया है, यानी कि 9 ट्रिलियन।
9 लाख करोड़ की कभी कभी एक जीडीपी होती है पूरी। तो 9 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है। आप महसूस कर सकते हैं कि यह कितनी एम्प्लॉयमेंट और कितनी चीजों को जन्म देगा। प्रोजेक्ट का पहला फेज लगभग 5,35,000 करोड़ रुपए का है और प्रोजेक्ट के पहले फेज में जो चीजें डेवलप की जाएंगी वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला, जो बैलेंस नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम की 10,000 किलोमीटर की सड़क है उसको पूरा करना है। उसके बाद सेकंड, हर चीज को वन बाय वन समझाऊंगा। सेकंड, इकोनॉमिक कॉरिडोर, पहली बार ये वर्ड निकलता है, इकोनॉमिक कॉरिडोर। 9,000 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। सेकंड, थर्ड, इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट्स लगभग 6,000 किलोमीटर का बनाया जाएगा। उसके बाद नेशनल कॉरिडोर्स एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट ऑलमोस्ट 5,000 किलोमीटर। उसके बाद कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट 2,000 किलोमीटर। उसके बाद बॉर्डर एंड इंटरनेशनल रोड कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट 2,000 किलोमीटर। उसके बाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज 800 किलोमीटर। टोटल कीजिए कितना बनता है, 10,000, 9,000, 19,000, 6,000, 25,000, 5,000, 30,000, 2,000, 32,000, 2,000, 34,800। तो फर्स्ट फेज में कितना सड़क बनाई जाएगी, 34,800 किलोमीटर का सड़कों का जाल बिछाया जाएगा और इस फर्स्ट फेज पे लगभग 5,35,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो सुनने में ही लगता है कि इतना पैसा कहां से आएगा, कौन लेकर के आएगा। इस बार पैसा लगाने का मैकेनिज्म भी पिछली बार के प्रोजेक्ट से टोटल डिफरेंट है। कैसे? आज दिन तक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू किया गया था उससे ये प्रोग्राम अलग क्यों कहलाता है, क्योंकि तब पैकेज बेस्ड अप्रोच यूज की गई थी, अब कॉरिडोर बेस्ड अप्रोच यूज की जाएगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैकेज बेस्ड अप्रोच एंड कॉरिडोर बेस्ड अप्रोच? तो इसको मैं रब नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इसके बेसिस पे सारी गेम समझानी है। पैकेज बेस्ड अप्रोच क्या रहती है, आपने डिफरेंट स्टेट्स के साथ डील करके पैकेजेस एलोकेट करते हैं और उस हिसाब से सड़कों का निर्माण होता है। तो उसमें क्या देखा गया, कहीं पर 6 लेन है, कहीं पर 4 है, फिर कहीं पे बिल्कुल ही 2 लेन है, कहीं पे इंटरसेक्टेड 2 लेन हो जा रहा है, फिर 4 लेन आ गया, फिर 6 लेन आ गया, फिर वो 2 लेन हो गया, फिर 4 लेन हो गया। हाई लेवल चोक, हाई लेवल कंजेशन तो बना करके भी ना बनाने वाली सिचुएशन है, फ्री मूवमेंट हो ही नहीं पा रहा है, कंजेशन बहुत फास्ट है। तो अब अप्रोच क्या यूज की जाएगी कि पहले जो ये स्क्यूड डेवलपमेंट हो गई कि कुछ एरियाज में 6 लेन, जैसे पंजाब और हरियाणा ने पैकेज डील कर ली तो 6 लेन बना लिए, अदर आगे जाकर बाकी स्टेटों में कहां पे 4 लेन नजर आ रहे हैं, कहीं पे 2 लेन नजर आ रहे हैं। तो इसकी वजह से स्क्यूड डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट का लेवल वैसा डेवलप हो ही नहीं पाया जैसा करना था। अब पैकेज पुकेज कुछ नहीं, कॉरिडोर बनेगा। रास्ते में कौन आ रहा है, कौन सा स्टेट आ रहा है, कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, यहां से वहां तक का एक कॉरिडोर बनेगा, ऑटोमेटिकली सब उसके साथ कनेक्ट होंगे। और कॉरिडोर का साइज पहले से ही मेंशन रहेगा कि इतने साइज का, इतनी लेनिंग का कॉरिडोर बनना ही है और ये कोशिश की जाएगी कि मिनिमम 6 to 8 लेन्स का कॉरिडोर ये बनाया जाए जब कॉरिडोर बेस्ड अप्रोच यूज की जाएगी। तो मुद्दे की बात अब यहां पर यह है कि पैसा कलेक्ट करने का सिस्टम यहां पर क्या रहेगा। आज दिन तक सरकार के द्वारा जो फॉर्मूला किया जा रहा था वो पीपीपी मॉडल था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसके तहत प्रॉब्लम क्या हुई, गवर्नमेंट के द्वारा लैंड एक्विजिशन करके देना था प्राइवेट वेंडर को, गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन करके नहीं दे पाई। क्यों? बहुत बड़े पैमाने पर किसानों का मुद्दा हो गया, जमीन अधिग्रहण हो ही नहीं पाया। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत हाई लेवल पर बैंक से लोन प्रोवाइड कराना था, लेकिन चूंकि लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाया है उसकी वजह से
कंपनियों ने जो इतना प्रोजेक्ट पे खर्चा कर दिया था वो प्रोजेक्ट चला ही नहीं, खर्चा निकल ही नहीं पाया, तो कंपनियां बैंकों का पैसा वापस नहीं दे पाई। इसकी वजह से बैंकों का एनपीए हो गया हाई लेवल पर, और गवर्नमेंट बैंकों को आगे मोटिवेट ही नहीं कर पाई कि वो फर्दर लोन डिसबर्स कर पाए। बहुत बड़े पैमाने पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस की विंडो के ऊपर जाकर के सारी की सारी फाइलें फंस गई और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस मिल ही नहीं पाए, तो प्रोजेक्ट रुक गए। इन सारे कारणों से पीपीपी मोड के तहत प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं रह पाए। और इस बार जब गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए जब विंडो ओपन की गई ऑक्शन की, तो एल&टी और बड़े बड़े ग्रुप पहुंचे ही नहीं ऑक्शन के लिए। क्यों? उन्होंने सपोर्ट ही नहीं करा उस लेवल पर। तो कंसेप्ट इस बार का ये है कि जितना भी खर्चा प्रोजेक्ट पे आ रहा है इसका 80% खर्चा सरकार वहन करेगी, मतलब 80% खर्चा गवर्नमेंट के मोड पे होगा, रेस्ट 20% खर्चा जो है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। मतलब प्रोजेक्ट का टाइम बाउंड मैनर में पूरा होना तय है। ओके, सरकार जो ये पैसा खर्चा करेगी इसको 4 तरीके से जुटाया जाएगा। सबसे पहला तरीका, मार्केट बोरोविंग की जाएगी। मार्केट बोरोविंग की जाएगी। देश में एक अथॉरिटी बनाई गई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये उसी समय बनाई गई थी जब नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम था। जब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज आपको पढ़ाऊंगा पेपर को ध्यान में रख के, तो 8 से 10 बॉडीज पढ़ानी है, उनमें NHIA के बारे में पढ़ना है, नहाई के बारे में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम के बॉन्ड इशू किए जाएंगे मार्केट में। AAA+ ग्रेड के ये बॉन्ड है, हाथों हाथ बिकेंगे, और इसके तहत सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपया बाजार से जुटाएगी। ठीक है, जब भी किसी कंपनी को पैसा चाहिए होता है वो अपने नाम के बॉन्ड इशू करते हैं। जैसे डाकखाने में आप जाते हैं, इंदिरा विकास पत्र या ऐसी चीजें आप खरीदते हैं 5-5, 10-10 हजार में, और सरकार पैसा मोबिलाइज करती है। ठीक है, इसके हाँ, देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो हमने वो पढ़ा था ना, उसमें ये था कि जो भी कुछ प्रोजेक्ट्स में अगर लगता है कि फंसने वाले हैं या कोई इशू होने वाला है, तो हम उसको उधर कन्वर्ट कर दिया करते थे ताकि प्रोजेक्ट फंस ना पाए किसी भी लेवल पर और इन्वेस्टमेंट जुटा ले अपने लिए। तभी उस तरह के बॉन्ड हमने डेवलप करे थे कि जैसे कि वो म्यूचुअल फंड की तरह काम करें या बाकी फंड्स की तरह काम करें। बट ये तो क्लियर सीधा सीधा सरकार ही पैसा जुटा रही है ना डायरेक्टली, ये तो गिल्ट बॉन्ड में आ जाएंगे। इसमें तो सरकार को 100% पैसा चाहिए ही चाहिए अब। ठीक है, तो डायरेक्टली NHAI अपने ही नाम के बॉन्ड इशू कर देगा। जब हमें इस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट लगाने रहते हैं जो टाइम बाउंड मैनर में पूरे करने हो, तो गवर्नमेंट सीधा सीधा अपनी कंपनीज या अपने नाम के सिक्योरिटी बॉन्ड इशू करके पैसा जुटा लेती है। उस टाइम उसे किसी भी इस तरह की इकोनॉमिक क्या कह सकते हैं उसको, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या म्यूचुअल फंड्स, इस तरह की कैटेगरीज के थ्रू डील नहीं किया जाता। हाँ, जब इनके बॉन्ड बनेंगे, इनके बॉन्ड से डेरिवेटिव्स बना करके म्यूचुअल फंड और बाकी चीज़ों के थ्रू ट्रेड होंगे, क्योंकि जब ये पहली बार में बिकेंगे तो इनकी वैल्यू बहुत ज़बरदस्त रहेगी। लोगों को पता रहेगा कि रिटर्न बहुत ज़बरदस्त आ रहा है इनके थ्रू, ब्याज तो ये नेचुरली बहुत हाई देंगे FDO के कंपैरिजन में किसके थ्रू, तो इसकी मार्केट में डिमांड हाई रहेगी, तो फर्दर इनके डेरिवेटिव तैयार हो जाएंगे, फिर ये वहाँ से ट्रेड हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। इनिशियली ये गवर्नमेंट के एंड पे डायरेक्टली ही सेल किए जाएंगे इसी तरह से। अभी आ रहा हूँ ना उस पे, वो सब सुनना है आप लोगों से। हाँ जी, हाँ, तो इन्हीं के अधीनता में बन रहे हैं। पानीपत की सोमा नाम की कंपनी से बना रही है ना। तो ठीक है, वो नेशनल डेवलपमेंट सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी, सागरमाला एपेक्स कमेटी, ये सारा आपसे अभी सुनना है। सागरमाला प्रोजेक्ट का जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसको मैनेज करना और रेगुलेट करना। सागरमाला एपेक्स बॉडी जो बनाई गई है मिनिस्ट्रियल लेवल पर, हाई लेवल प्लानिंग करना उसका काम है, पैसे जुटाने का काम वो लोग करेंगे अल्टीमेटली। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया तो प्रॉपर एक बॉडी क्रिएट की गई है लेजिस्लेशन के थ्रू। इट इज अ वेरी बिग मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टार्ट करो रिकॉर्डिंग। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने बॉन्ड इशू करेगा और बॉन्ड इशू करके वहां से पैसा जुटाएगा। पहला तरीका मार्केट बोरोविंग हो गया। दूसरा तरीका, सेकेंड वे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है टोल्स के थ्रू, जिसे हम सेंट्रल रोड फंड्स वगैरह भी कह लेते हैं, इस तरह का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करेगी। सेंट्रल रोड फंड वगैरह
सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सारे एसेट्स को मोनेटाइज कर देगी। एसेट्स को मोनेटाइज करने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सड़कें बनाई गई हैं, ब्रिज बनाए गए हैं, सारी चीजें बनाई गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे मोनेटाइज करेगी। मतलब वहां पर टोल और इस तरह की चीजें लगाई जाएंगी। बिल्ट, ऑपरेट और ट्रांसफर मैकेनिज्म लगाया जाएगा कि ऑपरेट करें, मेंटेन करें और फिर ट्रांसफर करें। बीओटी प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसे मोनेटाइज कर देगी। तीसरा वे वो। और चौथा वे, सरकार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करेगी। पीपीपी मोड, सरकार बोलेगी आइए, उसके तहत सिर्फ 15-20% ही पैसा लगाना रह जाएगा। तो पहले 3 वे में सरकार के द्वारा ही डायरेक्टली पैसा लग रहा है, 80% पैसा सरकार के द्वारा लगेगा। कुल मिलाकर के 4 तरीके हैं फंड जुटाने के, और गवर्नमेंट को पूरी श्योरिटी है कि हम इसके तहत फंड जुटा लेंगे, ठीक है। पैसा किधर से आएगा पता लग गया। प्रोजेक्ट्स 9 लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, शुरुआत में 8 चीजों पे काम होगा, ये क्लियर हो गया। आपकी जानकारी के लिए ये जो बातें हैं यही इतनी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसको काम कौन करेगा? कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत तेजी से काम करेंगी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो NHAI का नाम नहीं भूलेंगे आप, NHAI काम करेगी। सेकंड, नेशनल हाईवे एंड डालूंगा नहीं, यहां पे जरूरत नहीं है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NHIDC, ये कंपनी भी आपको पढ़ानी है, बहुत इंपॉर्टेंट। और स्टेट PWDs, स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये 3 मेन ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड स्टेट लेवल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। क्लियर? अक्सर प्रोजेक्ट्स के साथ दिक्कत क्या हुआ करती थी? प्रोजेक्ट फंस जाया करते थे। क्यों? क्योंकि अप्रूवल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। और वो अप्रूवल में प्रॉब्लम कहाँ आती थी? गवर्नमेंट लेवल पर। कोई भी चीज गवर्नमेंट लेवल पर होगी तो दिक्कत आएगी, लेकिन अगर वो आप किसी प्रोफेशनल कंपनी को काम देंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर सरकार ने क्या किया, यहां से पता लगता है कि सरकार की नीयत है काम करने की। सरकार ने सबसे पहले चैलेंजेस को एड्रेस किया, तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत एक खास डेडिकेटेड कमेटी बना दी गई है, जिस कमेटी की जिम्मेदारी है कि टेक्निकल रिलेटेड, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और किसी भी तरह के प्रोडक्ट के रिलेटेड, प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितने भी अप्रूवल्स देनी है, सारी NHAI के अंडर आ जाती है। मतलब गवर्नमेंट लेवल पर कोई चीज जाने की जरूरत ही नहीं है मिनिस्ट्रियल लेवल पर, ठीक है। इंजीनियरिंग रिलेटेड, प्रोक्योरमेंट रिलेटेड, प्रोजेक्ट रिलेटेड, ठीक है। इसको इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसके रिलेटेड जो भी अप्रूवल्स देनी है सारी NHAI के तहत जो एक स्पेशल डेडिकेटेड कमेटी बनी है उसके तहत दे दी जाएगी। मतलब कंपनी लेवल पर ही सारा काम कर लिया जाएगा। क्लियर? तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है। हमने फंड कर लिया, मैनेजमेंट का काम कर लिया, नोडल एजेंसीज की बात कर ली, मिनिस्ट्री डिस्कस कर ली कि मिनिस्ट्री कौन सी है। अब हम प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। योर टिकट इज कन्फर्म, समझिए। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? सबसे पहली बात तो इस बार जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा उसके बारे में पता लगाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो किया गया है। साइंटिफिक प्रोसेस क्या है? एक इंस्टीट्यूट है जिसको बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया गया, जिस इंस्टीट्यूट का नाम है बिसाग। भास्कर आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इस इंस्टीट्यूट की मदद से क्या किया गया है, यानी कि इसरो की मदद से भारत सरकार के द्वारा स्पेस के थ्रू मैपिंग की गई है, सैटेलाइट के थ्रू। और उस सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू पूरे वर्ल्ड में पता लगाया गया है कि पूरे के पूरी कंट्री में, वर्ल्ड कह रहा हूं, पूरी की पूरी कंट्री में, इंडिया में कहां पर बहुत ही हैवी कंजेशंस हैं एक दिन के दौरान, एक हफ्ते के दौरान और एक महीने के दौरान। कहां पर हैवी कंजेशंस आते हैं, कहां पर जो हाईवेज, जो कॉरिडोर्स हैं, नेशनल कॉरिडोर्स, उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है, कहां पर चोक होती हैं सड़कें,
इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज की गई। इन स्टडीज के तहत, खुशबू मेरा फोन उधर रखना, इन स्टडीज के तहत OND स्टडी हुई है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड अप्रोच यूज की गई है। ओरिजिन टू डेस्टिनेशन बेस्ड, कि ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक रास्ते में रुकावटें, चोकिंग पॉइंट्स, कंजेशंस कहां कहां पर हैं, पहला ये। उसके बाद फ्रेट फ्लो डिस्चार्ज, कि जब भी फ्रेट का जो फ्लो होता है उसका डिस्चार्ज लेवल क्या रहता है प्रॉपर, कितनी स्पीड से निकलता है और कितनी सी स्पीड पर पहुंच पाता है, रास्ते में क्या क्या अड़चने उसको पैदा हो पाती हैं। ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी, कि ज्योग्राफिकली क्या फिजिबिलिटी है जिसकी वजह से कनेक्टिविटी उतनी फिजिबल नहीं हो पा रही है, उतार चढ़ाव सड़कों में कैसे हैं, क्या क्या नुकसान है। ये सारी की सारी चीजों को मैप रिमोट इन सारे प्रोजेक्ट्स के तहत स्टडी करके जो चीजें आइडेंटिफाई की गई हैं वो चीजें ये हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये फाइंड आउट किया गया है कि वी नीड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स क्या होते हैं, देखो होता क्या है कि आपके सामने सपोज कीजिए कोई एक जगह है, वहां पर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन वहां से 400-500 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है जहां पर कुछ इस तरह की चीजें प्रोड्यूस होती हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं ये मार्कर, मान लीजिए ये मार्कर कहीं मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन इस मार्कर के लिए जितनी भी इसकी जो बॉडी की जो असेंबली है ये आती है दिल्ली से मैन्युफैक्चर होकर के, इसका जो स्टिकर का काम है, इसकी जो इंक का काम है, सारा कुछ है ये आता है गुजरात से। तो मुद्दे की बात यह है कि बीच में मध्य प्रदेश पड़ता है, एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ गुजरात पड़ता है। अल्टीमेटली ये जो कॉरिडोर है, दिस इज अ वेरी हैवी कॉरिडोर, यहाँ पर फ्रेट का आना जाना बहुत ही जबरदस्त लगा रहता है, तो इसको एक सिंगल इकोनॉमिक कॉरिडोर डिक्लेयर किया गया। इस तरह से पूरे इंडिया में फाइंड आउट किया गया कि बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे 10 से 12 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनते हैं जहां पर फ्रेट ट्रैफिक, फ्रेट फ्लो बहुत ही हैवी रहता है, जिनका प्रेशर हमें नेशनल हाईवे से रिलीज करके इकोनॉमिक कॉरिडोर्स पे फेंकना होगा। आई बात समझ में? कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं कंट्री के जहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर डेली बेसिस पर डिस्चार्ज होता है फ्रेट, और उनको रुकावटें सामना करनी पड़ती हैं। कहीं पर 2 वे आ जाता है, कहीं पर 4 वे, कहीं पर 6 वे। अल्टीमेटली उनकी जो लॉजिस्टिक टाइम है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हम लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे LPI कहा जाता है, उसके पैमाने पर चाइना और बाकी मुल्कों से बहुत ही पिछड़ जाते हैं। तो अगर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पे हमें बेहतर परफॉर्म करना है तो हमें हेसल फ्री इकोनॉमिक कॉरिडोर्स डिसाइड करने पड़ेंगे, जहां पर कि एक एरिया को दूसरे एरिया से, जिनका दोनों का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग को लेकर के, रास्ते में किसी तरह की कोई अड़चन ना आए। इस तरह के इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो लगभग फर्स्ट फेज में 9000 किलोमीटर की सड़कों का जाल बुना जाएगा। इसके बाद कोई लाभ नहीं हो जाता है इन इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का। जैसे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर यहां से गुजर रहा है, अब मैंने आपको बताया कि सपोज कीजिए दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बनाते हैं, ठीक है, बनाया भी जा रहा है इस समय, ठीक है, जापान की मदद से दिल्ली मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, DMIC जापान की मदद से, और जापानीज सिटी भी बनाई जा रही हैं, तो इनके बारे में भी समय आने पर आपको पढ़ाया जाएगा। इंडिया में ही बनाई जा रही हैं, जापान की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, हिताची भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट बना रहा है। तो मान लीजिए दिल्ली से मुंबई के बीच में कॉरिडोर है, लेकिन दिल्ली से मुंबई के बीच में कितने सारे बड़े बड़े ऐसे इंडस्ट्रियल शहर आते हैं। अब एक कॉरिडोर यहां से गुजर रहा है, उसके बेल्ट में पड़ने वाले बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल बेल्ट्स एंड क्लस्टर्स हैं, जब उनकी कनेक्टिविटी इस कॉरिडोर से प्रॉपर नहीं होगी तो भी आपका जो एफिशिएंसी है ट्रांसपोर्टेशन का वो बहुत हर्ट हो जाएगा, और लॉजिस्टिक चेन जो है, लॉजिस्टिक माने सप्लाई चेन, सामान का आना जाना, ये हर्ट हो जाएगी अल्टीमेटली। तो इसको रिकवर करने के लिए क्या देखा गया कि हमें इंटर कॉरिडोर चाहिए, यानी कि फीडर रूट्स। तो ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, इनको हाई लेवल प्रोसेसिंग जोन्स के साथ, और इन कॉरिडोर से जो सामान मार्केट्स तक पहुंचना है उनसे कनेक्ट करने के लिए इनको फीडर कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जो सड़कें इनको फीड करेंगी। किनसे? सिटी एरियाज, अर्बन मार्केट एरियाज और डेवलपमेंटल और प्रोसेसिंग जोन्स के साथ। तो पहला इकोनॉमिक कॉरिडोर का जाल
एंड सेकंड फीडर और इंटर कॉरिडोर का जाल, वो 6000 किलोमीटर का होगा। तब जाकर के प्रॉपर एक नेटवर्क और एक ताना बाना डेवलप होगा जो बड़े पैमाने से धीरे धीरे छोटे पैमाने की तरफ कन्वर्ट होगा। और इनमें कहीं पर भी कोई चोक नहीं होना चाहिए, कहीं पर कोई कंजेशन नहीं होना चाहिए। तो बहुत बड़े पैमाने पर ओवर ब्रिजेस बनाए जाएंगे, बहुत बड़े पैमाने पर एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। आज की डेट में जो 6 नेशनल कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उनमें यही देखा जाता है कि एक पॉइंट पर जाकर के जब वहां पर दूसरे हाईवेज, स्टेट हाईवेज या कोई और रोड क्रॉस होती हैं तो फिर वहां पे चोक कड़ क्रिएट होता है, वहां पे कंजेशन क्रिएट होती है। उन सारे के सारे जोन्स को एलिवेटेड कर दिया जाएगा, मतलब ऊपर ऊपर ही जाएगा। तो एलिवेटेड एलिवेशंस बनाए जाएंगे, ब्रिजेस बनाए जाएंगे बहुत हाई लेवल पर। जिन भी प्रोमिनेंट सिटी एरियाज में जा करके ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं या फिर जो बड़े बड़े नेशनल कॉरिडोर्स हैं ये कंजेस्ट होते हैं, वहां पर बहुत हाई लेवल पे रिंग रोड्स क्रिएट किए जाएंगे, बाईपासेस बनाए जाएंगे और लिंक रोड क्रिएट किए जाएंगे। तो लिंक रोड बनाना, बाईपास क्रिएट करना, रिंग रोड बनाना और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना, मतलब वो सड़क को रुकावट नहीं आनी चाहिए, वो सीधी ही चलेगी। उसको रुकावट करने वाले जितने भी प्रोसेस हैं उनको भी रोकना नहीं है। उनको क्यों नहीं रोकना है? क्योंकि उनको हम रिंग रोड पे डाल देंगे या लिंक रोड पे डाल देंगे, बाईपास कर देंगे या फिर जो हमारा कॉरिडोर है उसी को एलिवेटेड कर देंगे वहां से। तो मुद्दे की बात यह है कि किसी वे में 1% भी गाड़ी की ब्रेक लगनी नहीं चाहिए। जैसे बीजिंग से शंघाई तक का सफर यदि करना है तो लगभग 1300 किलोमीटर का सफर है और सफर पूरा होता है 12 घंटे में। तो क्यों ब्रेक नहीं लगती है गाड़ी की? और अगर आपको दिल्ली से मुंबई का सफर पूरा करना है, 1400 किलोमीटर का सफर है, सफर पूरा होता है 24-25 घंटे में। वो भी कोई अगर महारथी है जो कहता है मैं गड्डी बड़ी नाप के चलाऊंगा, अगर कोई नॉर्मल बंदा है वो तो 30 घंटे में भी ना पहुंचे। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये आता है कि बस गाड़ी ओरिजिन से चली और डेस्टिनेशन पे रुकी, तो दिस इज OND स्टडी, कि फिर रुकना नहीं है। आई बात समझ में? इसके अलावा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको देखने में लग रहा होगा सिर्फ सड़कों तक सीमित है। इट इज अ सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट विच एनकैप्सुलेट्स कल्चरल एस्पेक्ट ऑल्सो, दैट आई विल एक्सप्लेन कैसे। सेकंड मेरा कंसेप्ट था नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, जो मैंने आपको अभी समझाया। हमारे देश में जो नेशनल कॉरिडोर्स बने हुए हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट कंजेस्ट कर दिया जाता है, चोक कर दिया जाता है। उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, जैसे अगर जरूरत है तो उनकी सड़कों को और लेंथन करना। अब आप कहेंगे कि सर नेशनल कॉरिडोर तो बना हुआ है, अब उसको लेंथन कैसे करेंगे आप? नेशनल कॉरिडोर जितना है उतना है, उसी को फिर भी लेंथन करना। तो कैसे करना है? नेशनल कॉरिडोर इस तरह से बना हुआ है स्ट्रेट, यहाँ पे चोक पॉइंट आ गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया 4 सड़कों का। अब यहाँ पर नेशनल कॉरिडोर को लेंथन करना होगा, मतलब नेशनल कॉरिडोर का एलिवेशन देना होगा। तो एलिवेशन दिया तो लेंथन हो गया ना। इस तरह से पूरे नेशनल कॉरिडोर पे एलिवेटर बनाएंगे तो लेंथ हो जाएगी ना, बढ़ जाएगी। तो उसको लेंथन करना पहला प्रोसेस। हर नेशनल कॉरिडोर को शोल्डर्स प्रोवाइड करने। आप देखते होंगे यहाँ से अमृतसर जाइए, सड़क मुड़नी है तो शोल्डर आता है ना, मतलब सड़क चौड़ी होने लग जाती है ऐसे करके, और आपके हाथ वाला डिवाइडर नैरो डाउन होते चला जाता है और उधर वाला डिवाइडर ऐसे ही रहता है और आप आराम से सड़क मुड़ जाते हो। पीछे वाली गाड़ियां जो आ रही हैं उनको रोकना की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये डिसाइड किया गया है कि ये जो जितने भी नेशनल कॉरिडोर्स हैं इनको टच करने वाले जितने स्टेट हाईवे हैं सबको शोल्डर पॉकेट्स प्रोवाइड की जाए, ताकि किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। शोल्डर पॉकेट प्रोवाइड कर दी जाएगी और ऊपर से घूम करके उधर से ओवर ब्रिज के थ्रू आप वापस उधर चले जाएंगे जिधर आपको जाना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से अगर आप जाते हैं मुकेरियां की तरफ या आप यहाँ से जाते हैं अमृतसर बाईपास एयरपोर्ट की तरफ, तो वहां से देखेंगे पठानकोट को ऐसे रोड जाती है, ऐसे हवा में उड़ के घूम के इधर से उधर और फिर उधर से इधर। तो ये शोल्डर पॉकेट्स प्रोवाइड करके ओवर द टॉप ले जा रहे हैं। तो ये इसी प्रोजेक्ट की देन है। जो प्रोजेक्ट हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा प्रोजेक्ट है? भारतमाला प्रोजेक्ट है, जिसके तहत राजस्थान, गुजरात से जम्मू कश्मीर तक की सड़क बन रही है, जिसमें पठानकोट एक इंपॉर्टेंट जगह आती है। तो ये उसी के तहत इतने भयंकर जो पठानकोट की सड़कें जा रही हैं वो इसलिए हैं। रेलवे लाइन भी बिछाई जा रही है पठानकोट तक बहुत जबरदस्त तरीके से। हाँ, दमोरिया पुल वो भी इतना ही बनाया। किशनपुरा, आहो कृष्णपुरा आया बच्चों। तो नेशनल कॉरिडोर की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। जितनी भी रोड उसमें आकर के ठा ठा बज रही है, बस उनको कहना है तुम चलो लेकिन इससे हट जाओ, इसके रास्ते में मत आओ, साइड स्वीड हो जाओ, इधर उधर से जिधर से भी होना है। इसी तरह से काम करना है, ठीक है अर्शदीप? कभी होके तो आओ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे पापा के साथ।
देख के आओ इंडिया। मेरे मामा जी गए हुए हैं अक्सर इस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे, उनकी शादी केरल में हो रखी है ना, तो इसलिए। नेक्स्ट, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी। सो द थिंग इज, आपको कल मैंने सागरमाला प्रोजेक्ट पढ़ाया, और सागरमाला प्रोजेक्ट में कनेक्टिविटी वाला ऑप्शन बहुत क्लियर था कि पोर्ट लिंक डेवलपमेंट अगर करनी है तो वो तभी हो सकती है अगर उसमें कनेक्टिविटी आप करते हो। तो अगर आपको रेल, रोड, इनलैंड वाटरवेज को कनेक्ट करना है पोर्ट के साथ, तो भारतमाला प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। इसके तहत आप जितने इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं कंट्री के, उन्हें इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे थ्रू द इंटर कॉरिडोर्स और फीडर रूट्स। तो पूरी तरह से पोर्ट ऑटोमेटिकली रोड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, रोड फर्दर रिवर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और एक मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम जो है वो पूरी कंट्री के सामने उभर करके आ जाएगा। किसी तरह की कोई रुकावट रहेगी ही नहीं। आई बात समझ में? उसके बाद बॉर्डर एंड इंटरनेशनल रोड। आज की डेट में भारत सरकार के द्वारा बहुत तेजी से यह प्रयास किए जा रहे हैं कि इंडिया के जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार, इन 4 कंट्रीज को टारगेट करके बहुत तेजी से बॉर्डर रोड्स बनाए जा रहे हैं, ताकि इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स के क्रॉस बॉर्डर हमारा ट्रेड होगा थ्रू द रोड, उनके साथ हम एटलीस्ट कनेक्ट कर पाए। अगर हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा तभी तो फिर उनकी कंट्री में जो बनी हुई रोड है उनका लाभ हम उठा पाएंगे। अगर हमारी गाड़ियां ही हमारे बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाई तो हम आगे किधर से जाएंगे? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्पेशली टारगेट करके ये स्कीम चलाई जा रही है, जिसका फायदा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या लिख दिया मैंने, ये क्या कनेक्ट, अच्छा, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्ट, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज। तो नए एक्सप्रेसवेज बनाए जाएंगे 800 किलोमीटर के, ऑलरेडी जो बने हुए हैं इस तरह के नए एक्सप्रेसवेज बनाए जाएंगे। इतनी चीजों की जानकारी हो गई, प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी पता लग गई, कंपनियां पता लग गई, 2022 तक पूरा करना है, फेज 1 34,800 किलोमीटर का है, क्या क्या काम होंगे, ये सारा कुछ क्लियर हो गया। चलो अब प्रोजेक्ट का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस कैसे करते हैं दैट आई विल टेल यू। इसके बाद मैं आपको, इसके बाद अभी भारतमाला 30 मिनट्स में एनालिसिस करूंगा नॉन स्टॉप। उसके बाद मैं आपको टॉपिक कराऊंगा, कई बच्चे आज भी सोच रहे होंगे। चलिए, भारतमाला परियोजना से क्या क्या लाभ होंगे भारत को, अब इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब से नई सरकार आई है तब से बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं जिनका सीधा सीधा एम्प्लॉयमेंट को बेनिफिट किया जाए। गवर्नमेंट ने आने के बाद यह डिसाइड किया गया था कि गवर्नमेंट के पास इतना बूता नहीं है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वो एम्प्लॉयमेंट दे दे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने शुरुआत में स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे कैंपेन शुरू किए, जिसके तहत ये माना गया कि गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर बनाना चाहती है, एम्प्लॉय नहीं बनाना चाहती। लोग खुद रोजगार पैदा करेंगे और स्वरोजगारी हो जाएंगे। तो बहुत से लोग भारत सरकार पर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि भारत सरकार का स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया को लेकर के कहीं ना कहीं फेलियर रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अब बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करके कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहती है। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट जो है, इससे ऐसा कहा जाता है कि लगभग 10 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली क्रिएट होगा। 10 करोड़ मैन डेज कितने होते हैं? जैसे सपोज कीजिए कि एक आदमी 10 घंटे रोज काम करता है, और अगर वो 100 दिनों तक काम करेगा तो कितने घंटे काम हो गया उसका? 1000 मैन डेज। तो 10 करोड़ मैन डेज कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, आप सोच सकते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 2.2 करोड़ लोगों को परमानेंट रोजगार मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। तो ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। बहुत बड़े एक इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, केन्स। मैंने केन्स की थ्योरियां आपको पढ़ाई भी हैं, और केन्स का ये कहना था कि अगर आप कभी भी किसी भी तरह के स्लो डाउन की सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आप बहुत बड़े पैमाने पर बोरोविंग कीजिए, कर्जा उठाइए, और कर्जा उठा करके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कीजिए।